नमस्कार, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th मैथ्स आईसी। नमस्कार, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th मैथ्स इंग्लिश मीडियम और उसमें भी चैप्टर नंबर 3 और उसकी एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन आज हम यहाँ पर समझने वाले। बड़ा सिंपल सा काम है। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, खास करके एमसीक्यू में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना। तो पहले थोड़ा सा इसका लॉजिक समझते हैं हम कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, फिर उसके बाद में लॉजिक समझने के बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व होने वाला है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ना। देखिए, ऑन कंपेयरिंग ऑन रेशियो, ये जो रेशियो है ना A1 डिवाइडेड बाय A2, B1 डिवाइडेड बाय B2, C1 डिवाइडेड बाय C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल आर कोइंसाइड। आपसे ये पूछा है क्या, ये क्या है, इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट, मतलब जो लाइन जो होगी वो दोनों लाइन क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, या दोनों क्या होगी, पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक इसका समझना। हमारे पास में दो इक्वेशन आपको मालूम है कि जब भी इसका क्वेश्चन करेंगे तो A1 B1 y इज इक्वल टू C1 और A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2, ऐसी दो इक्वेशन हमेशा दी रहेगी। जब भी आपसे ऐसा पूछा जाएगा तो दो इक्वेशन दी रहेगी। हाँ, ये हो सकता है कि A1 A2 के जगह कोई भी रियल नंबर आ सकता है, B1 B2 के जगह कोई भी रियल नंबर आ सकता है, C1 C2 के जगह कोई भी रियल नंबर आ सकता है। आपको क्या करना है, बड़ा सिंपल सा काम है। ये जो एक्स के कोफिशिएंट है कौन है, A1 A2, B1 y के कोफिशिएंट B1 B2 और कांस्टेंट टर्म क्या है C1 C2, इनको आपको अलग से लिख देना है। कैसे लिखना है आपको अलग से, A1 डिवाइडेड बाय A2 और B1 डिवाइडेड बाय B2 और C1 डिवाइडेड बाय C2, ऐसा क्या करना है आपको अलग से लिख देना है इसको। इतनी बात समझ में आ गई क्या, कैसे अलग लिखना है, समझ में आ गई नहीं बात। मतलब आपको क्या करना है, एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट को ऐसा अलग से लिख देना है। और यदि मान लिया जाए, ऐसा लिखने के बाद अगर मान लिया जाए कि कंडीशन बन सकती है तीन, एक फर्स्ट और एक क्या हो गई सेकेंड और ये हो गई थर्ड। ठीक है, तीन कंडीशन बन सकती है। यदि मान लिया जाए कि A1 को मैं A2 से डिवाइड करूं कैंसिल करने के बाद और B1 को B2 से डिवाइड करूं, इनकी वैल्यू अगर सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, इसकी चाहे अब कुछ भी वैल्यू हो जाए, इसको मैं हटा ही देता हूं। ये इक्वल हो भी सकता नहीं भी हो सकता, तो इसको हटा भी देता हूं। जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी तो ये गारंटी है कि इससे जो इक्वेशन बनने वाली, लीनियर इक्वेशन बनने वाली है, वो क्या रहेगी, हमेशा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। आई बात समझ में। मतलब क्वेश्चन का ग्राफ बनाने की आपको जरूरत नहीं है कि हम ग्राफ बनाएंगे तब पता चलेगा कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही। ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। बिना ग्राफ बनाए ही हम बता सकते हैं कि इनके कोफिशिएंट और इनके कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो अगर इक्वल नहीं है तो ये हमेशा इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को। ठीक है, चलिए अगर मान लिया जाए कि ए और ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल नहीं है। देखिए फिर से और एक बार, A1 डिवाइडेड बाय A2 की वैल्यू और B1 डिवाइडेड बाय B2 की वैल्यू अगर सेम है, इक्वल है, कैंसिल करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद, लेकिन इसके बराबर ये नहीं है, तो ये गारंटी है कि जो लाइंस बनेगी ना, वो लाइंस कैसी बनेगी, पैरेलल बनेगी। लाइंस कैसी बनेगी, पैरेलल। अब वो ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसी ही लाइन जाएगी, वो चाहे ऐसी जाए, चाहे ऐसी जाए, चाहे ऐसी जाए, दोनों बिल्कुल रेल के पटरी के जैसी लाइन जाने वाली है, बिल्कुल पैरेलल लाइन जाएगी, कभी एक दूसरे से नहीं मिलेगी। और यदि मान लिया जाए तीनों इक्वल है, मतलब इसके इक्वल ये है और इसके इक्वल ये है, तो फिर ये गारंटी है कि जो पहली लाइन जाएगी ना, उसी के ऊपर से ही दूसरी लाइन जाएगी। आई बात समझ में। ऐसी एक लाइन गई, उसी के ऊपर से दूसरी लाइन चली जाएगी, तो इसको बोला जाता कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब उसी के ऊपर से जा रही है, इसको क्या बोला जाता, कोइंसिडेंट।
कोइंसिडेंट। और इस केस में क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, ये भी बात याद रख लो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। ये वाली बातें समझने के बाद में ये क्वेश्चन बड़े इजी लगेंगे आपको, बिल्कुल इजी लगेंगे। जब ऐसा होता है तो इसको बोला जाता है पैरेलल लाइन। कैसी होती है, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस। और जब पैरेलल लाइंस होती है तो नो सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशंस। इन इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को टकरा ही नहीं रहे ना। कोई बिंदु, कोई एक पॉइंट ऐसा नहीं है कि जो दोनों में कॉमन है, तो नो सॉल्यूशन। और इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। क्यों, क्योंकि हर जगह ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे, जितने भी दोनों पर पॉइंट है वो सारे के सारे क्या होते हैं, इसके सॉल्यूशन होते हैं। भाई ये यहां पर भी दोनों इंटरसेक्ट कर रहे, यहां भी कर रहे, यहां भी कर रहे, हर जगह इंटरसेक्ट कर रहे ना। और जब हर जगह इंटरसेक्ट करेंगे तो ये सारे के सारे सॉल्यूशन हो गए। ये सारे पॉइंट दोनों लाइन के ऊपर है, कॉमन पॉइंट है, इसलिए ये सॉल्यूशन हो गए। अब देखना, जब दोनों इक्वल है ही नहीं, इक्वल ही नहीं है दोनों, तो फिर क्या होगा, ये केवल एक ही जगह पर इंटरसेक्ट करेगी। और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, ये वाला जो पॉइंट रहेगा ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो रहेगा दोनों का, वो आंसर रहेगा। और वो कैसा है, एक ही तो पॉइंट है, तो इसको बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन, मतलब ओनली वन सॉल्यूशन। देखिए फिर से और एक बार, इसको बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ये बात समझ में आ गई। तो ये तीन केस बनते हैं, तीनों केस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। अब देखना, ये सब लिखा हुआ है और मेरे ख्याल से आपने बेसिक में भी ये चीजें मैं समझा चुका हूं वहां पर। और एक चीज बताता हूं मैं, अगर मान लिया जाए कि आपसे ये पूछता है कि अच्छा ये बताओ जो इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, तो कंसिस्टेंट कब होता है, ये देखिए, इस केस में कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा, एक सॉल्यूशन मिलेगा तो कंसिस्टेंट। और सॉल्यूशन अगर है, मतलब लाइनें इंटरसेक्ट करती है, दोनों केस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो कंसिस्टेंट। लेकिन कंसिस्टेंट किस टाइप का, यूनिक सॉल्यूशन वाला कंसिस्टेंट। और ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, तो इसको बोला जाता है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट जब नो सॉल्यूशन होगा, कोई सॉल्यूशन ही नहीं हो सकता, तो इसको क्या बोला जाता है, इनकंसिस्टेंट। यहां पर भी सॉल्यूशन है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। अरे कंसिस्टेंट क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला कंसिस्टेंट और ये वन सॉल्यूशन मतलब यूनिक सॉल्यूशन वाला कंसिस्टेंट। तो ये कंडीशन है, आपको मालूम होना चाहिए। और एक मैंने टेबल बनाया था बेसिक में, उस बेसिक के टेबल के ही बेस पर ये वाली चीजें मैंने फिर से रिपीट की, क्योंकि हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है। अब देखना, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का बड़ा तरीका सिंपल है। से 5x - 4y इज इक्वल टू -8 और 7x + 6y इज इक्वल टू 9। अब देखिए, इक्वेशन फर्स्ट बन गई, ये इक्वेशन सेकंड बन गई। फिर से और एक बार देखिए, 8 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो उसको राइट हैंड साइड में ले गया, ये हो गया। ये +8 है तो उधर जाके -8 हो गया, और -9 है तो उधर जाके +9 हो गया, है ना। अच्छा, ये भी बात सुन लो जरा, ये जो कांस्टेंट x और y, देखिए x और y क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में। और जो कांस्टेंट टर्म है ना, वो या तो दोनों की दोनों राइट हैंड साइड में होना चाहिए, या तो दोनों की दोनों लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक राइट हैंड साइड में और एक लेफ्ट हैंड साइड में, ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो दोनों की दोनों, ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, दोनों की दोनों राइट हैंड साइड में होना चाहिए, या दोनों की दोनों लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। आई बात समझ में, ठीक है। हाँ ठीक, आप चाहो तो इसको दोनों को इधर ही रखते तो भी काम हो जाता अपना। हाँ ठीक है। हेयर बड़ा सिंपल सा काम है। जो एक से के कोफिशिएंट है उसको एक के नीचे एक लिख दो। a1 / a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 / 7।
b1 बाय b2, b1 बाय b2 क्या हो जाएगा, ये y के कोफिशिएंट कितना है -4, साइन सहित लिखना है भाई, डिवाइडेड बाय +6, साइन सहित लिखना, प्लस माइनस जो भी रहेगा उसको साइन सहित लिखना है। एंड c1 डिवाइडेड बाय c2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -8 डिवाइडेड बाय 9। इतना काम कर सकते हो कि नहीं आप, कुछ नहीं है, इसको a1 बाई a2 लिख दिया, इसको b1 बाई b2 लिख दिया, इसको c1 बाई c2 लिख दिया। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई, ये किसी से कैंसिल हो रहा क्या, नहीं हो रहा, ये हो रहा क्या, हाँ ये 2 टाइम हो रहा 2 से, और ये 3 टाइम हो रहा, तो ये कितना हो जाएगा -2/3। क्या ये दोनों इक्वल आया क्या, ये 5/7 है और ये -2/3 आया, नहीं इक्वल तो आए नहीं, तो फिर इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको। क्यों, क्योंकि अगर ये इक्वल नहीं आए ना तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन ही रहेगा। अगला इसके इक्वल रहे या ना रहे उससे कोई लेना देना नहीं, तो हम यहां पर बोल सकते कि हेयर क्या हो जाएगा, a1 डिवाइडेड बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2, है ना, ऐसा हो गया। तो मुझे एक बात बताइए कि ऐसा हो गया तो ये क्या होता है, ऐसे केस में क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन से मिलती है और यूनिक सॉल्यूशन होता है, और इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। तीनों चीजें मालूम होना चाहिए, इसको इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोला जाता है, और इस केस में यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, मतलब केवल एक सॉल्यूशन मिलता है, और इसको कंसिस्टेंट भी बोला जाता है। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन में बोला है ना, क्या बोला, इक्वेशंस कैसी है, इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसाइड है, तो हम यहां पर बोलेंगे हेंस लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस और कैसी है भाई, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइंस। बस ये इसका सॉल्यूशन, बस इतना सा सॉल्यूशन है इसका, लेकिन इतने से सॉल्यूशन के लिए ये बातें आपको मालूम होना चाहिए, इसको नोट कर लो और अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम अगला पार्ट। अगले पार्ट में क्या बोला है, वही काम, आपको रूल तो मालूम है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है रूल मालूम होना, तो रूल तो मालूम है, तो रूल मालूम है तो आप डायरेक्ट सॉल्व करना चालू करते हैं। 9x + 3y और +12, चलो मैं इधर ही रहने देता हूँ, ऐसा भी जरूरी नहीं कि दोनों को उधर करना जरूरी ही है, ठीक है ना। 18x + 6y और +24 इज इक्वल टू 0। याद रहे कि ये जो दोनों कांस्टेंट टर्म है ना, दोनों या तो लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए या तो दोनों राइट हैंड साइड में, कोई भी कर सकते हैं आप, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा कर सकते थे, मैंने दोनों को राइट हैंड साइड में कर दिया था। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि एक लेफ्ट हैंड साइड में एक कांस्टेंट वाला जो बिना x और y वाले है, एक लेफ्ट हैंड साइड में एक राइट हैंड साइड में, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए हेयर a1 डिवाइडेड बाय a2 कितना है, 9 डिवाइडेड बाय 18, b1 डिवाइडेड बाय b2 3 डिवाइडेड बाय 6 एंड c1 डिवाइडेड बाय c2, c1 डिवाइडेड बाय c2 कितना है, 12 डिवाइडेड बाय 24। क्या हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा, तो कितना हो जाएगा 1/2, और 3 1 जा 3, 3 2 जा, तो ये हो जाएगा 1/2, और 12 2 जा तो 1/2। अच्छा बहुत बढ़िया, तीनों सेम आ गए, तीनों क्या आ गए, सेम आ गए, तो हम यहां लिखेंगे सो लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस और क्या हो जाएगी, कैसे होगे, जब तीनों इक्वल है तो ये तो लिख ही देते ना अपन, a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2। अरे तीनों की वैल्यू सेम आई ना, ये देखिए ना, इसकी भी वैल्यू 1/2 आई, इसकी भी वैल्यू 1/2 आई, इसकी भी वैल्यू 1/2 आई, मतलब तीनों की वैल्यू सेम आई। तब इस केस में क्या हो जाएगा, कोइंसाइड, कोइंसाइड या कोइंसिडेंट लाइंस, ऐसा हम बोल सकते हैं। बस खत्म काम। आपसे यही तो बोला था भैया, कब पैरेलल होगी, कब इंटरसेक्टिंग होगी, कब कोइंसिडेंट होगी, ठीक है। चलिए अगला पार्ट, सेम पार्ट है, सब सारे क्वेश्चन सेम है,
6, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो, है ना। ये तो गिवन ही ये लिखी हुई है, हम यही से स्टार्ट करते क्वेश्चन को। हेयर 6x - 3y + 10 = 0। मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं है। a1 / a2, यहाँ x का कोफिशिएंट कौन है 6 और यहाँ कितना है 2 है, और b1 / b2 -3 और -1, एंड c1 / c2 = 10 / 9। 2 1 जा 2, 2 3 जा, मतलब ये कितना हो जाएगा 3 / 1, 3 / 1। आप चाहो तो लिख भी दो। माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 3 / 1, और ये कैंसिल ही नहीं हो रहा, तो ये 10 / 9 ही रहेगा। क्या हो रहा है यहां पर, क्या हो रहा है यहाँ, a1 / a2 की और b1 / b2 की वैल्यू एक जैसी है। देखिए ना आप, a1 / a2 = b1 / b2 और इज नॉट इक्वल टू c1 / c2। ऐसा हुआ ना, हुआ ना ऐसा। और ये केस कब बनता है, जब दोनों पहले वाले दोनों इक्वल होता है और बाद वाला नॉट इक्वल होता है। तो ये तब बनता है जब दोनों लाइन कैसी होती है, रेल के पटरी के जैसी होती है। आई ना बात समझ में। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि हेंस लीनियर इक्वेशंस और पैरेलल, है ना। ये कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, बस खत्म काम, है ना। इतना इजी क्वेश्चन था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में क्या बोला, थर्ड क्वेश्चन में, है ना, इसके भी अलग अलग पार्ट है ना। ये सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, और ऐसे अलग अलग पार्ट है, 5 पार्ट है भैया इसके, है। तो थर्ड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। तो थर्ड क्वेश्चन को समझने के लिए और एक बार देख लीजिए, मैं आपको पुरानी वाली चीज दिखाता हूं मैंने जो, अच्छा थर्ड में पूछा क्या, पहले ये देख लो आप, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ऐसा पूछा है आपसे। कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, केवल इतनी चीज पूछी है। कंसिस्टेंट कब होगा और इनकंसिस्टेंट कब होगा, इस बात को जरा और एक बार समझ लो। जब ऐसा रहेगा और ऐसा रहेगा, दो केस में कंसिस्टेंट होता है। ऐसा रहेगा मतलब दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन रहेगी, या तो ऐसा रहेगा a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2, दोनों केस में कंसिस्टेंट बोलेंगे। और जब ऐसा रहेगा, ये दोनों इक्वल है और ये इक्वल नहीं है, तो इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। बस इतनी सी बात करना है। जो पिछले क्वेश्चन में किया हमने, थर्ड क्वेश्चन में जो काम किया वही का वही काम फिर से रिपीट करना है। तो आप देख लो, ये क्या हो गई, इक्वेशन फर्स्ट, और ये क्या, इक्वेशन सेकेंड। ठीक, अब देखिए a1 / a2 = कितना, 3 / 2, कितना 3 / 2, और b1 / b2 = कितना 2 / -3, और c1 / c2 तो 5 / 7। ऐसा है ना, मतलब a1 / a2 की और b1 / b2 की वैल्यू सेम है क्या, क्यों, a1 / a2 और b1 / b2, अरे दोनों सेम है क्या, सेम नहीं है। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि क्या हो गया, a1 / a2 इज नॉट इक्वल टू b1 / b2, है ना। तो हेंस इस केस में क्या होता है, दोनों इक्वल नहीं रहते तो कंसिस्टेंट होता है ना, यूनिक सॉल्यूशन वाला होता है ना कंसिस्टेंट। तो हम यहां पर बोलेंगे हेंस सिस्टम मतलब जो लीनियर इक्वेशंस है, हेंस कंसिस्टेंट। बस इतना छोटा सा काम है। ये एमसीक्यू में बहुत पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो समझ में आ गया क्या कंसिस्टेंट है, क्यों, क्योंकि दोनों नॉट इक्वल है। अच्छा यहां पर देखते हैं हम, देखिए जरा, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट दे दी और इसको इक्वेशन सेकंड दे दी। क्या हो रहा,
A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 4 और B1 डिवाइडेड बाई B2 इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई -6 और C1 डिवाइडेड बाई C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है ना, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन किए सेम ऐसे किया भाई। A1 डिवाइडेड बाई A2 x के कोफिशिएंट, फिर y के कोफिशिएंट, फिर कांस्टेंट टर्म। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 मतलब 1/2 और इसको सॉल्व किया तो माइनस से माइनस कैंसिल 3 1 जा 3 3 2 जा ये 1 टाइम और ये 2 टाइम, माइनस से माइनस भी कैंसिल तो 1/2 और ये हो जाएगा 8/9 ही है। बताइए जरा, ये दोनों तो इक्वल दिख रहे हैं, ये अलग दिख रहा। अरे 8/9 अलग है, ये अलग है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि हेयर A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई C2। ये दोनों तो इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो इस केस में क्या होता है, क्या होता है, दोनों लाइन पैरेलल होती है, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो इसको बोला जा सकता है इनकंसिस्टेंट, हेंस सिस्टम हैज इनकंसिस्टेंट बस ये हो गया आंसर। ठीक है, अब अगला पार्ट देखते हैं। अगले पार्ट में क्या बोला है, इसका थर्ड पार्ट देखना, बहुत थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है ना, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि A1 डिवाइडेड बाई A2, बताना जरा A1 डिवाइडेड बाई A2 की वैल्यू कितनी है। तो x का कोफिशिएंट कौन है 3/2 और डिवाइडेड बाय कौन है 9। B1 बाय B2 कौन है 5/3 और डिवाइडेड बाय -10 और C1 बाय C2 की वैल्यू कितनी है, यहां पर है 7 और डिवाइडेड बाय 14। आ गई बात समझ में। अब थोड़ा सा आप ऐसा सोचिए कि ये 9 के अपन में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 3/2 इंटू, देखो नीचे से ऊपर जाता है तो पलट जाता है ये 1/9, तो 3 से ये 3 टाइम कैंसिल तो 1/6 ऐसा हो गया। अब यहां पर क्या हो गया 5/3, इसके अपन में कुछ नहीं मतलब 1 है और ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/3 इंटू -1/10, तो ये 5 से 1 टाइम और ये 2 टाइम तो कितना हो जाएगा -1/6, 3 2 जा 6 -1/6। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 7/14 ही रहेगा, 7/14 ही रहेगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि तीनों इक्वल है क्या। अरे ये दोनों भी इक्वल नहीं है, मतलब हम यहां पर बोलेंगे कि हेयर मतलब A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2, हाँ या ना। आप बोलोगे कि इक्वल है, अरे इक्वल नहीं है भाई, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, इक्वल तो है ही नहीं। तो हम यहां बोलेंगे कि भैया इक्वल नहीं है, तो सिस्टम हैज क्या होगा कंसिस्टेंट हो जाएगा। कितना सिंपल से क्वेश्चन है। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए क्या होगा, A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई -10, एक से के कोफिशिएंट लिखना है हमें, तो 5 डिवाइडेड बाई -10 और B1 डिवाइडेड बाई B2 की वैल्यू कितनी होगी -3 डिवाइडेड बाई 6 और C1 डिवाइडेड बाई C2 की वैल्यू कितनी है, तो 11 बाई -22। आ गई बात समझ में। तो अब देखिए 5 1 जा 5 से 2 टाइम कैंसिल तो -1/2 आ गया और ये 3 से 2 टाइम कैंसिल तो -1/2 आ गया। अब ये मत सोचना आप कि सर यहाँ तो माइनस ऊपर है यहाँ माइनस नीचे है। अरे नीचे रहे चाहे फ्रैक्शन में नीचे माइनस रहे, चाहे ऊपर रहे, चाहे सामने लिखा रहे, दोनों तीनों की मीनिंग एक ही होती है, ये बात याद रहे। और 11 से 2 टाइम कैंसिल तो ये हो जाएगा -1/2। मतलब कैसा हो गया ये, यहां पर हो गया हेंस, यहां पर क्या हो गया हेयर
A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2 और इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई C2। तो तीनों की वैल्यू सेम आ गई ना, तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि हेंस सिस्टम हैज कंसिस्टेंट तीनों एक जैसे रह गए, मतलब कोई इंसिडेंट लाइन बनेगी और उसको भी कंसिस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, चलिए इसका ये लास्ट पार्ट है ना, थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या हो रहा है यहां पर, A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू कितना है बताना जरा, 4/3 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2। एक से का कोफिशिएंट 4/3 और एक से का कोफिशिएंट 2 ऐसा, और B1 डिवाइडेड बाय B2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3 और C1 डिवाइडेड बाय C2 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 12। ठीक, तो यहां पर 2 डिवाइडेड बाय 1 हो गया ना, तो ये कितना हो जाएगा 4/3 इंटू 1/2 और 2 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो 2 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। आ गई बात समझ में। और यहां पर भी कितना है 2 डिवाइडेड बाय 3 और 4 से 2 टाइम और ये 3 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड। बहुत बढ़िया, तीनों की वैल्यू कैसी आ गई, सेम। तीनों की वैल्यू कैसी आ गई, सेम। तो हम यहां पर बोल सकते कि हेयर A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाय B2 और इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाय C2। हेंस सिस्टम हैज कंसिस्टेंट। सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। बस इतनी सी बात पूछी थी हमें सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में। ठीक है, बाकी इसके और भी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन करेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए कि कंसिस्टेंट कब बोला जाता है, इनकंसिस्टेंट कब बोला जाता है, पैरेलल कब बोला जाता है, इंटरसेक्टिंग लाइन कब होती है और कोइंसिडेंट लाइन कब होती है। ठीक है, कब यूनिक सॉल्यूशन होता है, जो चार्ट मैंने बताया था वो बिल्कुल दिमाग में फिट होना चाहिए। मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।